से हो गई होगी बेटा आप लोगों की? फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप अलग से पूछ लीजिएगा. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 15, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा आप एक्सरसाइज नंबर 15.2 का. जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है, one law has been mentioned there, the multiplicative law of probability. Multiplicative law of probability states that if A and B are any two events associated with the same random experiment, अगर A और B एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से अटैच किए हुए, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए दो इवेंट्स हैं, then the probability of simultaneous occurrence of two events A and B is equal to the probability of one of the events multiplied by the conditional probability of the other. इसका प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे समझना जरूरी है. मान लो हमें कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है ये, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमें दे दिए दो इवेंट्स. एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है. वी आर हैविंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दो इवेंट्स ए और बी हमें दिए गए हैं. ठीक है, तो अगर हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो भी किस चीज की? प्रोबेबिलिटी ऑफ simultaneous occurrence. We want to find the probability of simultaneous occurrence. Simultaneous का मतलब एक साथ होने वाला. तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को आप खाली ए बी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखें तो इट शुड बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. Probability of simultaneous occurrence of two events A and B is given by probability of AB. AB means A intersection B. और ये probability निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एक इवेंट की probability को दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा? एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को लेना है और दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसको लेकर चलेंगे. ठीक है, किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर हम ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर मैंने बी की प्रोबेबिलिटी ली तो मुझे ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी. मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी आ जाएगी. इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर आप देखिए जरा, इसी को थोड़ा और वाइड फॉर्म में दिया हुआ है. यही चीज, यही कॉन्सेप्ट है. और वाइड फॉर्म में कैसे दिया कि अगर हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत सारे इवेंट्स एसोसिएटेड है, पहला इवेंट A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, और ऐसे करते करते AN तक अगर n इवेंट्स इसी एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं और हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, इन सबके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें. तो इन सबके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू इंटरसेक्शन ऑफ AN. यानी A1, इसको ना ब्रीफ में लिखना हो तो हम ऐसा लिखेंगे A1 A2 A3 अप टू AN. मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन कह सकते हो, लेकिन कंडीशनल वाली चीज चलेगी. तो अगर ऐसा है तो हम क्या लेंगे? जैसे A1 पहले की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट फर्स्ट हैज हैपेंड, दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले के रिस्पेक्ट में, फिर थर्ड पर आ गए तो थर्ड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले दो के रिस्पेक्ट में, एंड सो ऑन. ऐसे करते करते आगे पहुंच जाएंगे. जब लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी लेंगे ना, तो लास्ट वाले की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उस कंटेक्स्ट में जबकि पहले सारे हो चुके हैं.
मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी एक की निकालते हुए उसके पीछे वाले सारे इवेंट्स को लेकर चलना है। हालांकि जब हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, इतना लंबा नहीं आता, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैक्सिमम 3 तक का मिलेगा। अगर मैक्सिमम 3 तक का इवेंट मिलता है, A1 A2 A3, तो 3 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक साथ, तो हम बोलेंगे इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, then conditional probability of A2 with respect to A1, and then conditional probability of A3 with respect to A1 A2। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई सारी थ्योरेटिकल बात। अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। आपको अगर ध्यान हो, हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था ना 15.1 में। उस क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे मुझे R1 R2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हमने क्या किया था R1 R2 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? जरा रिकॉल करो। द क्वेश्चन वाज 3 रेड बॉल्स और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, और हमें 1 बाय 1 बॉल्स दो बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो R1 R2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। R1 मीन्स पहली भी रेड, दूसरी भी रेड। तो हमने कैसे किया था कि फर्स्ट रेड 10 में से आएगी और 3 रेड बॉल्स है तो 3 बाय 10 है। और फिर जो मैंने दूसरी वाली निकाली थी, तो उसमें मैंने क्या किया था, ये 3 और 7 10 में से एक कम करके निकाला था ना। ये 9 लिया था और ये 2 लिया था। ये प्रोसीजर हमने फॉलो किया था। तो ये जो प्रोसीजर था, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस। मैंने आपको बताया भी था उस वक्त कि यहाँ हम जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना, ये आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में होगा। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें ना, तो हमने क्या निकाला था? हमने पहले R1 की प्रोबेबिलिटी ली थी जो कि है 3 बाई 10, और फिर हमने R2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ली थी विद रिस्पेक्ट टू R1। ये टर्म, ये फॉर्मूला मैंने वहां मेंशन इसलिए नहीं किया कि आपको कंफ्यूजन हो जाता। तो R1 की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 10 और R2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू R1, ये क्या बनी? अब एक बॉल निकल गई थी ना, तो 9 बॉल्स 9 में से 2, इसीलिए तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि इसको कैलकुलेट करते हुए हम ये ध्यान में रख रहे हैं कि जो इवेंट हो चुका वो कौन सा है। तो ये कॉन्सेप्ट लेते हुए हमें अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। जब कभी हमें 2 इवेंट्स या 3 इवेंट्स दिए गए हैं और हमें उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज को निकालना है। अदरवाइज एक्सरसाइज 15.2 इज द इजीएस्ट वन। सबसे आसान एक्सरसाइज है बेटा ये पूरे सिलेबस में। ठीक है, सो लेट अस नाउ कम टू द क्वेश्चंस। ये कंसेप्ट जो है, ये क्वेश्चंस को करते करते और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जितना हम चीजें आगे एक्सपेरिमेंटल वे में चलते हैं ना बेटा, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। इस थ्योरम का नाम क्या है? दिस थ्योरम इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्यों बोला? क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15.2। 15.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of drawing a spade on each of the 2 consecutive draws from a well shuffled pack of cards without replacement। एक कार्ड्स का पैक है आपके पास, वेल शफल्ड पैक आपने लिया। वेल शफल्ड का मतलब समझते हो ना, अच्छे तरह से फेंटे हुए। जब कभी किसी को कार्ड्स खेलते हुए देखा हो तो वो ऊपर नीचे करके उनको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं, उस मिक्सिंग को बोलते हैं शफलिंग। तो एक वेल शफल्ड पैक लिया, उसमें 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉज हुए विदाउट रिप्लेसमेंट। दो कार्ड्स ड्रॉ किए गए विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता ना, तो फिर यहाँ कंडीशनल वाली बात खत्म हो जाती। ये क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट। वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स में से बिना रिप्लेसमेंट के 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया गया। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a spade on each of the 2 cards। आपको बताना है कि दोनों बार स्पेड कार्ड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार ना कार्ड से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे हैं वो भूल जाते हैं कि कार्ड के डिफरेंट डिनोमिनेशंस क्या क्या होते हैं। तो एक रिकैप्चुलेशन के लिए जरूरी है, जो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी है इसमें 25% क्वेश्चंस कॉइन्स पर बेस्ड हैं, 25% डाई पर बेस्ड हैं, 25% बॉल्स वाले हैं।
बॉल्स को फाइंड आउट किया और बाकी के 25% जो है वो कार्ड्स वाले। तो कार्ड्स के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिनको 2 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड किया हुआ होता है और वो कलर्स रहते हैं रेड कलर एंड ब्लैक कलर। रेड कलर के कार्ड्स 26, ब्लैक कलर के कार्ड्स भी 26। अब रेड के कार्ड्स को भी 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक कैटेगरी होती है हार्ट और एक कैटेगरी होती है डायमंड। हार्ट जिसमें ये वाली जो शेप बनी होती है ना, आप पान बोलते हो शायद इसको हिंदी में, तो ये वाली जो शेप है ये हार्ट शेप है और एक होती है डायमंड शेप, ये वाली जो शेप है। ये दोनों रेड कलर में होते हैं। 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं और 13 कार्ड्स ही डायमंड के होते हैं। उसके बाद ब्लैक कलर में देखें तो हमारे पास 2 डिनोमिनेशंस होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब। ये नाम थोड़े डिफरेंट है, एक को बोलते हैं स्पेड कार्ड, एक को बोलते हैं क्लब कार्ड। स्पेड कार्ड की शेप ऐसी रहेगी, इस टाइप की शेप। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है मेरी, लेकिन जैसे भी आपको समझ में तो आ जाएगा। स्पेड कार्ड की शेप ये होती है और स्पेड कार्ड इज इन द पर्टिकुलर शेप। तो स्पेड कार्ड का ये शेप चलता है, क्लब का ये शेप चलता है। स्पेड होते हैं 13 और क्लब कार्ड्स भी होते हैं 13। तो प्लेइंग कार्ड्स 26 रेड 26 ब्लैक, 26 रेड में आए हार्ट और डायमंड, 26 ब्लैक में आए स्पेड और क्लब। सबके 13 हो गए। अब जो ये सबके 13 होते हैं ना, इनमें रहते हैं एक एस, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक के नंबर, देन जैक, देन क्वीन एंड देन किंग। एक किंग कार्ड, एक क्वीन कार्ड, एक जैक कार्ड, सब एक एक होते हैं। ये एस को ए से, फिर 2, 3, 4 अप टू 10 नंबर्स चलते हैं। जैक के लिए जे, क्वीन के लिए क्यू और किंग के लिए के। ये सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। अब स्पेड कार्ड की बात हो रही है, तो स्पेड कार्ड्स टोटल कितने होंगे 13। तो स्पेड कार्ड्स फाइंड आउट करना है तो हम 13 के हिसाब से देखेंगे। अब इनमें एक टर्म और आती है कार्ड्स में जिसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड जिन पर फेसेस बने हुए होते हैं। तो फेस कार्ड्स में काउंट होते हैं जे, क्यू और के, जैक, क्वीन और किंग। 3 कार्ड हर कैटेगरी में फेस कार्ड होते हैं। 3 हार्ट में, 3 डायमंड में, 3 स्पेड में, 3 क्लब्स में। तो 3 into 4 12 कार्ड, 12 कार्ड्स हो गए जो कि फेस कार्ड्स होते हैं। और हर तरह के कार्ड में फेस कार्ड्स जो होंगे ना, 6 फेस कार्ड्स रेड कलर के होंगे तो 6 फेस कार्ड्स ब्लैक कलर के होंगे। चलो ये तो बेसिक चीजें थी एक प्लेइंग कार्ड के सेट से रिलेटेड। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एक कार्ड का एक पैक लिया गया, 52 प्लेइंग कार्ड्स थे और उनको वेल शफल किया गया, ठीक है। और उसमें से ड्रॉ कितने किए, द नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन आर 2, 1 by 1 एक एक करके निकाले हैं। वो भी कैसे फाइंड आउट किए हैं, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 2 कार्ड्स को फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब लेट अस अज्यूम दैट ए इज event of getting spade card in first draw। हमने मान लिया ए हमारा इवेंट है पहले बार में स्पेड कार्ड का आना, और बी है इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ। सेकेंड ड्रॉ में स्पेड कार्ड का आना, ये हमारा इवेंट हो गया बी। हमें दोनों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यानी ए की प्रोबेबिलिटी और फिर बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज हैपेंड।
अब आती है बात कैलकुलेशन की। सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब पेड कार्ड का आना फर्स्ट ड्रॉ में। अब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड आप निकाल रहे हो तो 52 वेज में आएंगे, और उनमें पेड कार्ड कितने होंगे 13। तो 13 में से एक कार्ड निकाला एग्जैक्टली तो अगर हम देखें ना तो हमें ऐसा लिखना चाहिए, हमें 52 में से एक कार्ड लेना है तो 52C1, लेकिन 52C1 52 के इक्वल होता है, इसलिए अगर आप डायरेक्ट 52 भी लिख दोगे तो चलेगा। तो स्पेड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी के टोटल आउटकम्स तो हो गए 52, और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 13। क्यों होंगे 13? क्योंकि 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं। अब आती है बात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। प्रोसीजर आपको पता है, बस ये तो लिखने वाली बात है, फॉर्मूला लिखने वाली बात है। तो अब अगर हमें ये चीज चाहिए तो ये हम कैसे निकालेंगे? 52 में से एक कार्ड कम हो गया ना। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो डिनोमिनेटर जो पी बी बाई ए आएगा, बी बाई ए का मतलब एक कार्ड स्पेड वाला निकल के हट गया, बाकी में से निकालना है। तो एक कार्ड निकल गया तो बाकी बचे 51, और 51 में स्पेड के कितने बचे? स्पेड के कार्ड्स बचे ओनली 12, सो द आंसर इज 12/51। अब बस इसे आप कैलकुलेट कर लो, 1/4, 4 से 3 और 3 से 17, सो योर आंसर इज 1/17। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो स्पेड कार्ड आए 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट तो आंसर क्या होगा। इसी के साथ नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards and then a second card is drawn. पहले एक कार्ड निकाला जाता है वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से, एंड देन अ सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, और उसके बाद एक कार्ड और निकाला जाता है। What is the probability that the first card is a spade and the second card is a club if first card is not replaced? अब इस क्वेश्चन में क्या दिया? स्टेटमेंट वैसी सी है, 52 कार्ड्स हैं, पहले एक कार्ड निकाला बिना रिप्लेस किए, लास्ट में लिखा है ना द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस किए बिना एक और कार्ड निकाला। द क्वेश्चन इज, यहाँ बेटा फेस कार्ड की बात नहीं हो रही, वी आर आस्किंग अबाउट स्पेड कार्ड एंड क्लब कार्ड। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था फेस कार्ड्स तो 12 होते हैं, बिल्कुल फेस कार्ड्स का नंबर तो 12 होता है, लेकिन एट प्रेजेंट जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर कंसिडरिंग स्पेड कार्ड, ठीक है, स्पेड कार्ड और क्लब कार्ड की बात हो रही है। तो द क्वेश्चन इज फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड द सेकेंड कार्ड इज क्लब, बिना रिप्लेसमेंट के निकाला। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट कार्ड तो स्पेड कार्ड है जबकि सेकेंड कार्ड क्लब कार्ड है। अब की बार वैरायटी चेंज कर दी, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन ये है तो देखो बाकी सारी चीजें तो वही रहने वाली है, वही 52 कार्ड्स हैं, दो को निकाला है, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट कैलकुलेट किया है या फाइंड आउट किया है, रिप्लेसमेंट नहीं की। ए इवेंट है स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, पहली बार में स्पेड कार्ड आया, और बी क्या इवेंट है? इवेंट ऑफ गेटिंग क्लब कार्ड इन द सेकेंड ड्रॉ, दूसरी बार में क्लब कार्ड आया। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की, ए इंटरसेक्शन बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले वाले की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दूसरे वाले की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसे पी ए बी लिख दूं ना तो भी वो गलत नहीं है, और पी ए बी का मतलब ए पहले वाला इवेंट बी दूसरे वाला इवेंट, तो पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे वाले इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जितने इवेंट्स बाद में आएंगे ना उन सबकी कंडीशनल ही लेनी है। अब ए इवेंट क्या था? स्पेड कार्ड, फर्स्ट ड्रॉ में 52 कार्ड्स होते हैं, एक निकालेंगे तो टोटल आउटकम्स 52, स्पेड कार्ड निकाला तो ऊपर नंबर आएगा 13 क्योंकि स्पेड कार्ड का नंबर 13 होता है। अब आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वन कार्ड हैज ऑलरेडी बीन टेकन आउट, तो बाकी कितने बचे? 51। अब 51 में से एक कार्ड लिया जा रहा है तो हम डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स में क्या लिखेंगे? 51। यहाँ आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो टोटल लिखेंगे नीचे और फेवरेबल लिखेंगे ऊपर।
तो स्पेड कार्ड के टोटल 52, फेवरेबल 13। अब है क्लब कार्ड, लेकिन क्लब कार्ड के टाइम पर एक कार्ड निकल चुका है तो अब बचे कितने 51। अब आती है बात क्लब, क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, क्लब के भी 13 ही होते हैं और 13 के 13 इंटैक्ट है। 13 के 13 इंटैक्ट क्यों है, क्योंकि जो कार्ड रिप्लेस नहीं किया गया, जिसको निकाल के हटा दिया गया, वो स्पेड कार्ड था। तो स्पेड के जाने से क्लब के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्लब कार्ड का नंबर 13 ही रहेगा, तो ये आएगा 13/51। नाउ लेट अस कैरी आउट द कैलकुलेशंस। ये 1/4 हो गया, फर्दर कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो न्यूमरेटर हो गया 13 और डिनोमिनेटर हो गया 204। सो आवर आंसर इज 13 डिवाइडेड बाय 204। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 आप अपने आप करेंगे। A bag contains 19 tickets numbered from 1 to 19। एक बैग में 19 टिकट्स हैं जिन पर नंबर डले हुए हैं 1 से लेकर 19 तक। A ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement। पहले एक टिकट निकाली, फिर दूसरी टिकट निकाली बिना रिप्लेसमेंट के। What is the probability that both tickets will show even number? आपको बताना है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टिकट्स पर इवन नंबर ही आएगा। अब देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने बोर्ड की सिर्फ कुछ कुछ चीजें रब की, बाकी नहीं रब की। क्यों नहीं की, क्योंकि ना ये जस्ट लाइक जैसे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में क्या होता है, एंट्री सेम बनी रहती है ना, वैसा ही काम है। सिर्फ इवेंट और एक्सपेरिमेंट बदलता जाएगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। हमें नंबर ऑफ टिकट्स कितने दिए यहाँ, द नंबर ऑफ टिकट्स दैट हैज बीन गिवन टू अस इज 19। 19 टिकट्स दिए गए हैं और इन 19 टिकट्स में से हमने ड्रॉ कितने किए, वी हैव ड्रॉन 2 टिकट्स आउट ऑफ 19 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये है। अब ए इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन द फर्स्ट ड्रॉ। पहले ड्रॉ में इवन नंबर आना चाहिए। और बी इवेंट क्या होगा हमारा, बी इवेंट होगा इवेंट ऑफ गेटिंग अगेन एन इवन नंबर इन सेकेंड ड्रॉ। सेकेंड ड्रॉ में भी इवन नंबर आना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। जब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। जहां डिपेंड करने वाले इवेंट्स होते हैं वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रोल आ जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है, पहले एक निकाल दिया, फिर दूसरा निकाला बिना रिप्लेसमेंट के, पहली बार में भी इवन नंबर आए, दूसरी बार में भी इवन नंबर आए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अगेन इट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए बी। ए बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी is equal to probability of A into conditional probability of B। अब मुझे बताओ 19 में इवन कितने हैं और ऑड कितने हैं, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर एंड हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर। ये हमारा साइड वर्क हो गया। 19 नंबर्स में या 1 to 19 के जो नंबर्स हैं इनमें इवन नंबर्स तो आएंगे 9 और ऑड नंबर्स आएंगे 10। ऐसा ही है, इवन नंबर्स में 9 और ऑड में 10, क्योंकि ना 19 तक 18 तक कंसिडर करके चलो, अप टू 18 9 इवन है 9 ऑड है और 19 खुद एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर तो 10 है और इवन नंबर 9 है, 9 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, पहले इवन नंबर का क्या वो आएगा, क्या वैल्यू आनी चाहिए, the first even number shall be having a value of 19 डिनोमिनेटर में और 9 न्यूमरेटर में। टोटल आउटकम्स देखो, 19 टिकट से एक टिकट निकाला तो टोटल आउटकम्स हो गए 19C1 यानी 19, तो नीचे तो 19 आया। अब इवन नंबर 9 है, 9 इवन नंबर्स है तो न्यूमरेटर में 9 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय अब b बाय a, b मीन्स दूसरी बार में भी इवन नंबर आएगा।
अब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए नीचे तो नंबर बच गया 18, ठीक है, नीचे तो 18 रह गए, एक कम हो गया इसलिए। और इवन नंबर कितने रह गए? जो कार्ड निकाल के हटा दिया फर्स्ट ड्रॉ में वो भी तो इवन ही था ना, इवन वाला निकल के हट गया। 9 इवन नंबर से, 9 नंबर से इवन थे और 9 में से एक कम हो गया, एक कम होते ही हमारे पास क्या बचा? 8। नाउ 9 into 1 और 9 into 2, 2 से 4, so our answer is 4/19। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसके बाद लेट अस नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, ये 3 वाला आ गया। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड निकाले गए हैं सक्सेसफुली, मीन्स वन आफ्टर अनदर, दैट टू विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। ठीक है, एक पैक में से 3 कार्ड्स को निकाला, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड वन इज एन एस? पहले 2 में किंग आएगा और तीसरे वाले में एस आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। आज की क्लास के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपका होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 15.2। ठीक है, तो अब देखो जरा, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं, ड्रॉ कितने किए गए? वी हैव ड्रॉन 3 कार्ड्स अगेन 1 by 1। कैसे? 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब लेट अस अज्यूम दैट A, B, C are events of getting, कौन कौन से इवेंट्स हैं? किंग इन फर्स्ट ड्रॉ एज वेल एज सेकेंड ड्रॉ। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एंड एस इन थर्ड ड्रॉ। ये है आपका क्वेश्चन। पहली 2 बार में किंग आना चाहिए, तीसरी बार में एस आना चाहिए, तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? ए बी सी, मैंने 3 इवेंट्स ले लिए और आगे लिख दो रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। तो लेट ए बी सी आर इवेंट्स ऑफ गेटिंग किंग इन फर्स्ट ड्रॉ एज वेल एज सेकेंड ड्रॉ। ए में भी किंग आना चाहिए, बी में भी किंग आना चाहिए, और सी तीसरे ड्रॉ में क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? द प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। इसी ऑर्डर में चाहिए हमें, पहले ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो ये प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? एज पर मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into conditional probability of B with respect to A and then conditional probability of C with respect to AB। यहाँ दोनों लिखेंगे क्योंकि C से पहले 2 इवेंट्स हो चुके हैं। तो A की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 52 कार्ड्स में से एक लिया 52, और हमें चाहिए था किंग। किंग कार्ड्स 4 होते हैं ना, किंग कार्ड्स 4 होते हैं, तो A की प्रोबेबिलिटी 4/52। सिंपल सी चीज है, 52 कार्ड्स होते हैं, 4 किंग होते हैं। पहली बार में किंग आया तो किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52। अब आ जाओ सेकंड वाले पर। सेकंड में एक कम हो गया, एक कम हो गया तो टोटल तो हो गए 51, और सेकंड में भी किंग ही आना चाहिए तो 3/51। 3/51 का रीजन क्या? क्योंकि अब की बार दोबारा से किंग कार्ड की बात हो रही है, तो किंग कार्ड तो एक कम हो गया था, कम हो गया था, तो एक कम हो गया ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि किंग की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए और किंग कार्ड को ही हमने कम किया था। अब आते हैं सी पर। सी में है एस, एस के लिए चाहिए। अब नीचे का नंबर हो जाएगा 50। क्यों 50 हो जाएगा? 52, एक कम हुआ 51, फिर एक कम हो गया तो 50, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। अब एस के कितने कार्ड्स होते हैं? एस के कार्ड्स होते हैं 4, और 4 के 4 एसेस इंटैक्ट है, क्योंकि पहली बार में जो 2 कार्ड आए वो किंग कार्ड्स थे। तो एस 4 पूरे हैं तो 4/50। अब ये 1/13
ये 1/17, ये 2/25. So your answer will be 2 divided by 13 into 17 into 25, and so your answer is 2 divided by क्या आया 5525. इट इज 5525. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. तो बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा बेटा. ये देखिए जो नीचे की वैल्यूज हैं ये हैं 2 डिवाइडेड बाय 5525. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है. अब यहाँ एक पॉइंट माइंड में रखिएगा, ये जो यहाँ की कैलकुलेशंस है ना, जहां पर हम लिख रहे हैं 4/52 कैसे आया, 3/51, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट सही चीज मेंशन करो. इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं दे कैन बी गिवन इन एग्जाम ओनली फॉर 2 मार्क्स. 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से. और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना उसमें आधा नंबर से सिर्फ प्रोबेबिलिटी को लिखने का होगा. इसको एक्सप्लेन करने का नहीं होगा कि यहाँ 52 थे, ये 4 थे, तो ये ऐसे बना. जस्ट राइट डाउन द करेक्ट वैल्यू. अगर आपने वैल्यू ठीक लिख दी देन यू विल गेट द मार्क्स. ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो ओवर होने वाली है. लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ. क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. आप करके देखिएगा. जो आपके डाउट्स होंगे वो हम मंडे की क्लास में लेंगे. क्लास सैटरडे और कल संडे